स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग है पूरी कंट्री को यानी इंडिया पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को वन वर्ल्ड में कन्वर्ट करना, जितने भी बैरियर्स हैं उनको हटा देना। हमने अपनी कंट्री जब बनाई तो इकोनॉमिक वेलफेयर करने के लिए, अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए हमने बाउंड्रीज की और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए हमने हर्डन क्रिएट कर दिए और उसी को हटाने के लिए ग्लोबलाइजेशन किया गया। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा इम्पैक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिकल, सोसाइटीज़ और कल्चरल लेवल पे इंटीग्रेटेड हो जाएं। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। वन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किया गया और इंडिया में एलपीजी 1991 पे स्टार्ट हुआ। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी कॉन्सेप्ट जो उससे पहले की हमारी पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो नेहरू और मोहलान भी इस मॉडल के ऊपर बेस थी और इस पॉलिसी को 1991 में फिनिश कर दिया गया और देश की इकोनॉमी में वेलकम किया गया बाहर के इन्वेस्टमेंट्स को। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी में, वो हमारा आज का टॉपिक है। ऑफ कोर्स जब हमने अपने बैरियर्स हटाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, हम उन सारे पॉइंट्स को बात करेंगे। 1991 जो मैंने बताया ये सारी चीज़ इसके अंदर है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड सीम्स अ हब, एक ऐसी झोपड़ी बन जाए जहाँ पे इजीली हम लोग अपने माल को, कमोडिटीज और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकें। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी जिसमें हम नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करें, तो हमने बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट किए और बहुत सारी परमिशन के बाद में ही बाहर की जो कंपनीज थी या बाहर की जो कंट्रीज थी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। बट इसकी 1991 की पॉलिसीज़ में ग्लोबलाइजेशन से हमने अपने सेक्टर को ओपन इकोनॉमी कर दिया। क्लोज से जब हम ओपन में आए तो हम वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटरेक्ट हुए। इसमें बहुत सारे स्टेप उठाए गए जिसमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ा स्टेप था। यानी जितने बैरियर थे, जितने एक्ट थे, उनको धीरे धीरे चेंज किया गया। एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसको कंपटीशन एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कर दिया गया। ये कुछ ऐसे एक्ट थे जिनको चेंज किया गया वक्त की डिमांड के अकॉर्डिंग। देन इसका एम क्या था इस पॉलिसी को करने का? हमें एक ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट करना था जो बॉर्डरलेस हो, यानी किसी भी तरह का कोई बॉर्डर नहीं था। बॉर्डर से ही हमारी हर्डल्स शुरू होती थी, सारी की सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हुई कि जब भी आएगा कोई बाहर का तो परमिशन लेगा। इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन टेरिटरी में कोई एंटर हो गया, इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए। परमिशन के साथ में उनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने, पहले तो परमिशन चाहिए, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती थी 91 के बाद। तो हमने 91 के अंदर ये पॉलिसीज़ हटा दी। रीज़न भी ये था क्योंकि हम WTO के फाउंडर मेंबर में रहे हुए हैं और WTO की बेसिक पॉलिसीज़ में था ग्लोबलाइजेशन। WTO ने कहा था कि वर्ल्ड को अगर बढ़ना है तो अपने इकोनॉमिकल एरिया को ओपन करना पड़ेगा, यानी अपनी बाउंड्रीज खोलनी पड़ेगी। और इंडिया ने फाइनली 1991 में अपनी बाउंड्रीज खोल दी और WTO की बात को मान लिया। कुछ आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में है और कुछ आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में। फेवर में आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स ज़्यादा है और अगेंस्ट में भी है, क्योंकि अब जब पॉलिसीज हमारी ओपन किया बॉर्डर को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारी इकोनॉमिक लेवल पे देखी गई, सोशल लेवल पे देखी गई और कल्चरल लेवल पे भी देखी गई। फेवर में जो पॉइंट है, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट में एक ऐसा, जब हमने अपने मार्केट को ओपन किया तो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ ने भी हमारे लिए, हमारी कंपनीज़ के लिए अपने बाज़ार खोल दिए। तो हमारी कंपनीज़ को एक ग्लोबल मार्केट मिला जो उनकी सेल्स को बढ़ाने में हेल्प कर रहा था। तो एक अच्छा एक्सेस मिला। एडवांस टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि हमने अपने मार्केट को खोला तो एडवांस टेक्नोलॉजी बेसिस पे काम किया हमने। हमारे को एक ऐसा बेटर फ्यूचर मिला जो हमारी जैसी कंट्री की, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ की लार्ज इंडस्ट्री को बढ़ाने में हेल्प कर रहा था। तो ये इसके फेवर में। अब अगेंस्ट में क्या हुआ, ये
बेनिफिट इसने किसको दिया? देखा गया कि ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट डेवलप कंट्रीज़ को हुआ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है बाहर जाते थे और बाहर के प्रोडक्ट वहाँ पे उतनी क्योंकि क्वालिटी नहीं होती थी और हम उनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते थे। इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ ने हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया और उनके प्रोडक्ट धड़ल्ले से इंडिया में, यानी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिकने लगे। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं, तो अपने कॉटन के कपड़े बहुत फेमस है और अपने कॉटन के कपड़े तो हम कितनी पुश्तों से पहन के आ रहे हैं। जब अमेरिका में यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया तो अमेरिका ने एक ही चीज़ बोली कि आपके कॉटन के कपड़ों से हमारे लोगों को स्किन डिजीज होती है, स्किन कैंसर होता है, और इस वजह से आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज से कोई भी माल यहाँ पे नहीं आएगा। तो एक ये सबसे बड़ा बैरियर था जिसपे WTO के जाकर के इंडियन गवर्नमेंट ने खूब फाइट किया। तब कहीं जाकर के और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये हमारी बेसिक रिचुअल्स है, हम कितने ही पुश्तों से पहन के आ रहे हैं, हमें तो कभी नहीं हुआ, इनको कैसे स्किन कैंसर हो सकता है। और उसके बाद में ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसको कॉटन जो हम कपड़े पहन रहे हैं उसी कपड़े का बना हुआ कपड़ा वो कह रहे हैं कि हमको स्किन कैंसर हो है। ये इनडायरेक्ट बैरियर्स क्रिएट किए गए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। एक ये पूरा जो है ना एक बड़ा एजेंडा था डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट को ओपन करने का और डेवलप कंट्री को एक नया मार्केट मिल जाए। डेवलपिंग तो डेवलप ना हो पाए पर डेवलप्ड कंट्री अपना और डेवलपमेंट कर सके, और ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू उन्होंने किया। देन वेलफेयर स्कीम्स जो है कॉम्प्रोमाइजेज विद वेलफेयर पीपल्स रेजिडिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। हमारी जो कंट्री में जब ये बाहर की कंट्रीज आई तो उन्होंने हमारे लोगों की वेलफेयर पे इतना काम नहीं किया, उन्होंने हमारे लोगों की सोच को और बढ़ाने का काम किया, इवन हमारे कल्चर को डिग्रेड करने का ही काम किया। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्रीज़ में ऐसी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई जो कभी हमारी आदतों में शामिल ही नहीं थी। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं कह दूँ तो हम फास्ट फूड के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। और फास्ट फूड हमें भी पता है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, बट हम भी खाते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी खाती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट में आ गया। और जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं जिसमें हम मोटा अनाज कहते हैं, या हमारे घर के जो कल बोल रहे थे मैम, रेड गेहूं से बनी हुई रोटी, ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, पर हमने क्या किया, इन चीज़ों को डिनाई करके फास्ट फूड कल्चर की तरफ बढ़ गए। तो हमारे वेलफेयर के लिए तो ये बुरा ही है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट था। क्या सर? हाँ सर, तो हाँ सर, ये इसी का ही पार्ट है। ये मार्केट जब ओपन किया गया तो सब आएंगे, तो ये उनसे आने वाली पार्ट है। अच्छा भी है तो बुरा भी है। क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज विद नेशंस एंड पीपल्स, बहुत बड़ा गैप हो गया। ग्लोबलाइजेशन ने जो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज है, इनइक्वलिटीज जो है बहुत बढ़ाई, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जब इंडिया में आ रही थी तो उन्होंने इंडिया के वेल नोन इंडस्ट्रीज को पकड़ा और उनके साथ अपना कोलैबोरेशन किया और इंडियन मार्केट में एंट्री की, और उससे वो कंट्रीज, इस कंट्रीज के जो वेल नोन पर्सन थे उनके पास रिसोर्सेज और बढ़ गए, वो और अमीर होते रहे, गरीब लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं आए। इसका अगर सिंपल सा एग्जांपल बोलूँ, मारुति सुजुकी की कार आती थी। सुजुकी कंपनी जब पहली बार इंडिया में एंटर हुई थी तो लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं खरीदना, हम तो अपनी इंडियन कंपनी की कार खरीदेंगे। और मारुति ने उससे पहले अपना प्रोजेक्ट बना लिया था, पर वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि मारुति कंपनीज के मालिकों के पास पैसे तो थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी और मैनेजरल स्किल्स नहीं थी, और उस स्किल्स को बढ़ाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था फॉरेन की, और सुजुकी कंपनी के पास में ये सब था, तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया और एक बहुत बड़ा वेंचर क्रिएट हुआ, और इसने कितने ही सालों के लिए काम किया। इसी का एक और एग्जाम्पल है, हो सकता है हीरो होंडा का। हीरो और होंडा, हीरो साइकिल में बहुत फेमस थी और उन्होंने होंडा के साथ कोलैबोरेशन किया, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने टू व्हीलर्स बेची अपनी, और उसके बाद में जब उन्होंने इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से सीख लिया तो वो उन्होंने अपने आप को एग्जिट कर लिया और अपनी एक जो इमेज है, क्योंकि हमारे माइंड में इतने सालों से सुजुकी होंडा की इमेज बन गई, तो अब हमारे घरों में अगर होंडा पड़ी भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी घर की कंपनी हो गई। और यही कंपनियों ने स्टार्टिंग में किया, और ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है बहुत बड़ी, पैसे वाले बहुत पैसे वाले बने और अमीर लोगों तक इसका फ़ायदा उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए था। कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उनके ऊपर बात करते हैं। देन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? इन्वेस्टमेंट्स बढ़े
ऑफ कोर्स बड़ी कंपनीज आई तो उनसे हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, और इन्वेस्टमेंट्स जब बढ़ रहे हैं तो न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही है, लोकल कंपनीज को सप्लाई हो रही है उनकी रॉ मटेरियल एमएनसीज के अंदर, तो लोकल कंपनीज को बेनिफिट्स हुए। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में था। इंडियन कंपनीज का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हुआ, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मारुति का सुजुकी के साथ, हीरो होंडा का हीरो कंपनी का होंडा कंपनी के साथ, ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हुआ। इंडिया की जो कंपनीज है उन्होंने एमएनसीज ने कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, और वर्ल्ड ट्रेड के कारण इंडिया में फेयर ट्रेड रूल्स चलाए गए। अब ये कितने फेयर थे उसको बहुत उस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये उतने ही फेयर थे जितना यूएसए चाहता था, क्योंकि यूएसए का बहुत बोलबाला है डब्ल्यूटीओ में, और उसने अपनी डब्ल्यूटीओ की पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग बना रखी है, और चाहो नहीं चाहो आपको मेंबर होते हुए उनको मानना पड़ेगा और बहुत अपोज करना पड़ता है। उन्होंने पैटेंट करवा लिए थे टर्मरिक का, उन्होंने पैटेंट करा लिया गोमूत्र का, उन्होंने पैटेंट करवा लिया ये क्या कहते हैं नीम के पेड़ का, जो हम अपनी दादी से, और शायद दादी ने भी अपनी दादी से सुना है, ठीक है ना, जो हमारी डेली रूटीन में है कि अगर लग जाती है तो हल्दी डाल दो, हल्दी वाला दूध पी लो। उन्होंने पैटेंट करा दिया कि नहीं ये सिर्फ हम कर सकते हैं। इंडिया ने इसके लिए भी 50 साल फाइट किए डब्ल्यूटीओ में कि नहीं आप कैसे पैटेंट करा सकते हो इतना, और उन्होंने पैटेंट का मतलब क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में अगर उससे रिलेटेड होगा तो पैसा उसको देना पड़ेगा। ये तो बेवकूफ़ हो गए, हमसे लेके गए और हमें ही कोई बेवकूफ़ बना रहे हो। और इन्होंने बहुत लंबे लेवल पे ये किया है, और इंडिया बहुत बुरे तरीके से अपोज करता है और बहुत लंबे टाइम तक फाइट करनी पड़ती अपने ही हक के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका ये जो फेयर ट्रेड रूल्स है वो डब्ल्यूटीओ के कारण हुआ। इंक्रीज हुआ हमारा एक्सपोर्ट। मैं इस एक्सपोर्ट पे इंडिविजुअली बात करूंगी कितना इंक्रीज हुआ, मैं उसको स्लाइड को डाल नहीं पाई इसके अंदर, फिर मैंने कल इंक्लूड किया, तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। देन कंज्यूमर्स जो है, ऑफ कोर्स हम लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे पास में कम प्राइस में क्वालिटी वाले प्रोडक्ट आ गए जो पहले पॉसिबल नहीं थे। इतने अच्छे प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर हमें मिले तो कंज्यूमर के ऑप्शंस इंक्रीज हो गए, तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो चीपेस्ट थे और बेस्ट थिंग के थे वो अवेलेबल हो गए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ पे, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ी, उसका डेवलपमेंट हुआ। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जिसके कारण हमारा जीडीपी इम्प्रूव हुआ, उस पर भी बात करेंगे आंकड़ों के साथ कितना इम्प्रूव हुआ। एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़, हमारे यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी, और कोविड ने तो हमें 20 साल आगे कर दिया। कोविड का तो कहते हैं कि एक ही इंडिया जैसी कंट्री के लिए एडवांटेज था कि जो चीज़ 10 साल बाद आने वाली थी वो अभी आ गई 2 सालों में। हमने कब सोचा था कि घर पे बैठ के क्लास ले सकते हैं। डिजिटलाइजेशन जो इतना तेजी से हुआ ये कोविड का बेनिफिट था। कोर्ट में सुनवाई तक, हाँ कोर्ट में सुनवाई तक कर ली, बिल्कुल बिल्कुल, वरना जेल से निकलते थे बीच में भाग जाते हाँ, थे, पुलिस वाले और बढ़ते थे। हाँ, अब तो हमने वो कर लिया कि तू जेल में बैठा बैठा हाँ, तेरी जो भी देनी है या बहस करनी है वो कर ले, और वो हम इधर कर ले। यही तो चीज़ है ना, हम इतने आगे बढ़ गए। इंटरनेट फैसिलिटीज ग्लोबलाइजेशन का कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और ऑफ कोर्स कोविड ने तो हमें और आगे ही लेके गए। इससे नेगेटिव था कोविड काफ़ी लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए था ही, पर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे उसके। कॉन्शियस कर दिया। हाँ हेल्थ कॉन्शियस हो गया, हम बहुत हाइजेनिक हो गए। हम वैसे भी थे, हमारे घरों में हमें तो सिखाया गया था कि 3 बार हाथ धोना चाहिए, बार हाथ धो साबुन से, पर पीछे भूल चुके थे लोग। अब हर चीज़ चम्मच से खाना और फॉक से खाना के कारण हम हाइजेनिक रहे नहीं, और इसने वापस सिखा दिया। अच्छा है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट के कारण हमारा जो वेस्टेज है, हम जो चीज़ें वेस्टेज कर रहे थे, हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते तो वो ख़राब होते थे, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो उस वेस्टेज को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, उससे हमारी अर्निंग हो गई, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन अगर हम नई टेक्नोलॉजी से ले रहे हैं तो हमारा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ा। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, फर्टिलाइजर्स यूज किए, ये किया, वो एक डिफरेंट है, पर हाँ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे इम्पैक्टेड हुआ और उसने अपना प्रमोशन किया। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी हमारे फार्मर्स की, और ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूजफुल था। नेगेटिव इम्पैक्ट, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, उनके ऊपर बात करते हैं। पहला है ट्रेड डेफिसिट।
ये देखा गया कि इंडिया में एक्सपोर्ट तो कम बढ़ा, इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब बैरियर्स थे नहीं, तो आराम से बाहर की कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट लेके आती थी और उस प्रोडक्ट का बहुत हाई लेवल पे एडवर्टीजमेंट किया जाता था और उस वजह से यहाँ पे बहुत इंपोर्ट होने लगा और एक्सपोर्ट हमारा उस क्राइटेरिया में नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, तो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया। देन आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब, आउटसोर्सिंग यानी हम अपनी कंट्री से बाहर सस्ते में काम करवा रहे हैं और ये डेवलप कंट्रीज़ ने बहुत करवाया। डेवलप कंट्रीज आज भी अमेरिका जैसी कंट्री है, वहाँ से सारे डेटाज भेजती है और यहाँ पे एक रूम में बैठ करके लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, आपको पता ही है। इवन आपके अकाउंट्स बना देते हैं, क्योंकि यहाँ की लेबर को वहाँ लेके जाएंगे तो बहुत खर्चा लगेगा। आपको सारे डेटाज भेज दिए, आप उसकी बैलेंस शीट बना के भेज दो। मैं कॉमर्शियल स्टूडेंट हूँ तो मेरे को ही पता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। वो सीए यहीं से हायर कर लेते हैं और वो उन सीए को हायर करते हैं जो वहाँ के सीएफए किए हुए हैं। यहाँ के सीए और वहाँ के सीएफए, वो सेम डिग्री है वहाँ की, वो की भी अगर यहीं रखें और उसको लेके जाएंगे तो लाखों करोड़ों का पैकेज देना पड़ेगा। तो यहीं पे रह ले, यहाँ पे जो पैकेज है उससे 10 गुना ज़्यादा को दे देते हैं और आप हमारा काम करके भेज दो, हम आपको सारा रॉ मटेरियल भेज देंगे। तो ये जो आउटसोर्सिंग है उसकी वजह से डेवलप कंट्री ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड किए, बट ये नेगेटिव हो गया यूएसए और उस कंट्रीज़ के लिए। हमारी कंट्री लेके बेनिफिट तो हुआ, ऑफकोर्स इसका बेनिफिट हुआ हमारे कंट्रीज़ के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेस्ट था ये, बट ग्लोबलाइजेशन उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। उनकी जनरेशन अनएम्प्लॉयड रहने लग गई। देन उसके बाद में कोविड-19 वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया वो इंटरलिंक्ड हो गया। जैसे मैंने बोला था 2008 में इंडियन इकोनॉमी इतने बुरे तरीके से इफेक्ट नहीं हुई। रीज़न ये था कि हमारा कैपिटल अकाउंट आज भी पूरी तरीके से फ्रीली डिसाइडेड नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। फॉरेन रेट की रेट 40% है, 60% मार्केट फोर्स से डिसाइड होती है, 40% आज भी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में। तो उस वजह से हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस उतना नहीं हुआ, बट देखा गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ जिन्होंने पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया। बहुत सारी कमेटी बनी थी, नरसिंहम कमेटी बनी थी, उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म्स में ये सब चीज़ें बोली थी कि आप धीरे धीरे ओपन करो, पर उन्होंने भी इतना एकदम ओपन करने के लिए नहीं बोला। तो नरसिंहम कमेटी के एक रिकमेंडेशंस थे, हमने उनको धीरे धीरे किए और उन्हीं की रिकमेंडेशन था कैपिटल अकाउंट को पूरी तरीके से क्लोज रखो जितना हो सके, और आज उसी के ऊपर फाइट हो रही है कि इसे ओपन कर दिया जाए। अभी के टाइम में यही फाइट हो रही है ओपन, और गवर्नमेंट कर नहीं रही है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस को वो भी बहुत बड़े लेवल पे बचाता है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस एक कंट्री में अगर होती है तो उसका इम्पैक्ट देखा गया दूसरी सारी कंट्रीज़ में। इंडिया में जैसे 2008 में यूएसए में हुआ तो यूरोप पूरा उसकी चपेट में था। उसके बाद में हमारी कंट्री पर आया, उसका इम्पैक्ट पर बहुत कम आया क्योंकि हमने पूरा मार्केट ओपन नहीं कर रखा था। तो एक कंट्री में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है ग्लोबलाइजेशन में, तो ये देखा गया सारी कंट्रीज में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। देन उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना इम्प्रूव करना चाहिए था उतना इम्प्रूव नहीं कर पाया एग्रीकल्चर सेक्टर। केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने और सर्विस सेक्टर ने अपने आप को इम्प्रूव किया ग्लोबलाइजेशन के अंदर। देन आता है इसके बाद में एमएनसीज ने अच्छा रोल प्ले किया, ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल देखा गया हमारे यहाँ पे कि जैसे ही बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की लोग आए, उन्होंने एमएनसीज को यहाँ सेटअप करने के लिए कोशिश की, तो हमारे नेताओं से परमिशन मांगी, हमारे नेताओं ने परमिशन विथ ग्रांट दी, और वो जो ग्रांट थी करप्शन के रूप में बढ़ी हुई। तो देखा गया कंट्रोल पॉलिटिकल लेवल का बहुत ज़्यादा हुआ। ये तो इंडिया के और ये पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से। देन उसके बाद में नॉट सस्टेनेबल ग्रोथ, हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ देखा ही नहीं। आज की डेट में सस्टेनेबल ग्रोथ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है हमें एक ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो सबके लिए हो, सबके साथ हो। केवल आप ही एक ऐसी जनरेशन नहीं है जो पूरी वर्ल्ड की सारे रिसोर्सेज को यूज करे। आपकी आने वाली जनरेशन को भी उतना ही राइट्स है जितना आपका राइट्स है नेचुरल गुड्स के ऊपर। हमारे को चाहे नेचर से मिले हुए मिनरल्स हो, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो एनिमल्स हो, आपको कोई अधिकार नहीं है इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी दौड़ है जिसमें सब अमीर होना चाहते हैं, और उस अमीर में बनने के चक्कर में उन्होंने खूब माइंस खोदी, खूब सारे रिसोर्सेज को सत्यानाश किया और पैसे क्रिएट किए, और ये सस्टेनेबल गोल जो था वो डिनाई कर दिया गया।
जिसमें इसमें लिखा हुआ है एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया, फॉरेस्ट एरिया को, वाइल्ड लाइफ को हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ पे करेंगे तो वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही होगा नेगेटिव। देन उसके बाद में आएगा हमारे ट्रेडिशनल जो सर्विसेज थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। मैंने अभी आपको बोला कि पिज़्ज़ा कल्चर हमारे बीच में बहुत कॉमन हो गया, मैकडी आ गया, चाइनीज़ रेस्टोरेंट अब हम लोग खुद खाते हैं, मतलब मैं तो खुद कहूँ मैं भी बहुत खाती हूँ, ठीक है, इतना जानने के बाद। बट हम कहीं ना कहीं मैं बोलूँ मेरे को तो ट्रेडिशनल फूड भी पसंद है, बट मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं बाजरे की रोटी क्या होती है, नहीं खानी है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, राब नहीं पीनी। और भाई साहब यही तो सबसे बढ़िया हेल्थ ड्रिंक है, नहीं ये पीनी नहीं है। हम पीते तो कि क्या आप तो दकियानूसी हो, आप तो ऑर्थोडॉक्स हो, आप तो बूढ़े हो गए हो। तो ये चीज़ें जो हेल्थ के लिए बढ़िया है हमने उनको कर दिया डिनाय, और हम लोग उस कल्चर की तरफ चले गए जो हमारी सोसाइटी को नए वे में, फैशन का दौर है तो फैशन में हो गए, और उसने हमारे ट्रेडिशनल सर्विसेज को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। देन उसके बाद में कंज्यूमर क्रेडिट सोसाइटी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। हमने परचेजिंग पावर जो है बहुत बढ़ाई, हमने क्रेडिट सिस्टम जो है उसको प्रमोट किया। आज हमारे पास पैसे नहीं है पर हमारी इच्छाएं हैं, क्रेडिट कार्ड है, गए और स्वैप किया और परचेजिंग कर ली, ठीक है। अब वो हमारा होगा तब तो हम सोच समझ के करेंगे, किसी और का होगा तो हमें क्या करना, ठीक है। बीइंग अ फीमेल हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कंज्यूमर सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑफ कोर्स इसके एडवांटेज है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इसने एम्प्लॉयमेंट को बहुत तेज़ी से इंक्रीज किया। कंपनसेशन जो है इंक्रीज हुआ, यानी हमारी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी सी बढ़ी। जो वेजेस है, जो सैलरी है, जितना अच्छा ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो सैलरी पे हुआ वो कहीं पे नहीं हुआ। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, केवल यही है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि हम अच्छी लाइफ जिए। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसी की वजह से हुआ। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो मैंने लिखे नहीं है, वो कल मैंने नोट डाउन किए थे, उस पर बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही एक ऐसा इम्पैक्ट हुआ जिससे हमारी जीडीपी एक लगातार इवन हर प्लान में 6% से ज़्यादा रही। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का, जो हम डेटाज के एनुअल एवरेज जीडीपी की बात कर रही हूँ, एवरेज रही है 6% से ज़्यादा, 6% से ज़्यादा। देन 93 और 94 के आसपास, ऑफ कोर्स जब 91 में हमने किया तो उसका इनिशियली हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, पर हाँ उससे एक्सपोर्ट बढ़ा। 93 और 94 के अंतर्गत हमारा एक्सपोर्ट 20% के आसपास बढ़ा, और ये बहुत बड़ा रेशो था। और उसके बाद में भी एक कंटिन्यूस लेवल पे देखा गया कि पूरा 93 के बाद में अप्रॉक्स हमने 18% के आसपास हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया, और ये पॉसिबल नहीं होता अगर हम ग्लोबलाइजेशन नहीं लेके आते। तो हमें अपने मार्केट को खोले बिना कोई हमारे को अपने मार्केट में एंटर नहीं करने देता। देन 95 के बाद में कंप्यूटर सर्विसेज बहुत बढ़ गई। कंप्यूटर सर्विसेज जो 95 में $1 बिलियन थी कंप्यूटर सर्विसेज रिलेटेड, 2015 का जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग $110 बिलियन की हो गई। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया जो डेटाज के अंदर है, जो मैं बता रही हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जीडीपी 6% से ज़्यादा। आज हम 8% 9% कल्पना कर सकते हैं, पर 91 की पहले ये हमारे लिए कल्पना से परे था। तो ये एक इसका इम्पैक्ट था। बेनिफिट ऑफ कोर्स मैंने बोला है, कुछ बेनिफिट्स और बात करूंगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ी, जिसमें हमारी इनकम मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। कंपनसेशन इंक्रीज हुआ, जब कंपनसेशन हुआ तो नेशनल इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी। देन हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस आ गई। पहले हमारे पास चॉइस नहीं थी, जैसा भी मटेरियल बिकता था हमें वो खरीदना पड़ता था। आज हमारे पास में एक आइटम लेने जाओ उसके 10 चॉइस अवेलेबल है, 10 उसके सेगमेंट, आप कुछ भी ले लो, कोई छोटी से छोटी चीज़ ले लो। आप ब्रश करते हो तो सबसे डे फर्स्ट हमारा ब्रश होता है, टूथपेस्ट में इतने सारे सेगमेंट है, ठीक है, इतने सारे फ्लेवर्स हैं। मोबाइल फ़ोन लेने जाओ तो उसके इतने सारे ब्रांड्स हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई। देन हम एक ऐसे मार्केट में एंटर हो गए जहाँ पे बहुत सारा मटेरियल्स अवेलेबल है और कंपटीशन हाई है। हाई कंपटीशन के कारण बेनिफिट अल्टीमेटली किसको होगा? कंज्यूमर को होगा। तो ये चीज़ है।
अब इससे हम एजुकेशन फील्ड में होने गया, हमारे एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इसका हमारे एजुकेशन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। डिजिटलाइजेशन इसका इम्पैक्ट है। नई यूनिवर्सिटीज़ आई, हमने वेलकम किया बाहर के यूनिवर्सिटीज़ को कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करें, इंटर कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जाए, इस इंटर स्टूडेंट ट्रांसमिशन स्कीम शुरू हो, हमारे बच्चों को वहाँ जा कर के पढ़ने की मौका दिया जाए और वहाँ के बच्चों का इंटर्नशिप की जो प्रोग्राम है वो किए गए। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ ने आकर के, टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया और हमारे स्टूडेंट्स को मौका मिला वहाँ के एजुकेशन पढ़ने का और वहाँ के स्टूडेंट ने हमारी एजुकेशन को पढ़ा। तो एजुकेशनल लेवल पे भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुई और लोगों को, स्टूडेंट्स को नए रिसोर्सेज मिले अपने आप को डेवलप करने के। देन डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुकी हूँ। डिजिटल टेक्नोलॉजी, और आप लोग बताया डिजिटल तो हम हो ही गए हैं पूरी तरह से कोविड के कारण। देन MNCs ने जो है प्राइसिंग एंड सेलिंग की जो पॉलिसीज़ बनाई, MNCs ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस इस तरीके से बनाई ताकि इंडिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट यहाँ से कमा सकें। देन इसके बाद में तो इतना कोई है नहीं, जो न्यू जॉब्स वगैरह हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, LPG और ये, देन इतना ही है। इससे कुछ कंपनीज़ के काम, जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया तो हमारी कंपनीज़ को मौका मिला बाहर के जाकर के कंट्रीज़ में अपनी यूनिट को सेटअप करना। इसमें बहुत बड़ा नाम है टाटा कंपनी का। टाटा मोटर्स ने, आपने पता है, जगुआर परचेज कर ली है ना, और भी कौन सी, रेंज रोवर परचेज कर ली, ठीक है। फोर्ड कंपनी के, आपको पता है टाटा जी का एक, रतन टाटा का एक है फोर्ड कंपनी, बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग 14th लॉ सिखाते हैं। वो हेनरी फेयल के बेसिक 14 लॉ था जिससे एक्चुअली बिजनेस सेटअप होता है। वो फोर्ड कंपनी के ऊपर हुआ था। जब टाटा ने अपनी पहली कार जब यहाँ पे पब्लिश की थी, रतन टाटा ने, वो फेल हो गई थी। तो उन्होंने फोर्ड कंपनी के जो CEO है उस वक्त उनसे बात की, उनका नाम मुझे नहीं पता बट उनका ये रियल किस्सा है जो मैं बता रही हूँ। वो हेनरी फेयल, तो उन्होंने रिसर्च किया था, हेनरी फेयल ने तो वहाँ पे जाकर के रिसर्च किया था और उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे। हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल है बट वो फोर्ड कंपनी में जाके दिए थे। तो उन्होंने बोला कि सर, तो उन्होंने एक कमेंट किया था, जब तुम इंडियंस जानते नहीं हो कार बनाना, टेक्नोलॉजी से तुम्हारा कोई है ही नहीं, तो तुमने क्यों बनाई, यू आर फेलियर। तो रतन टाटा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो चुपचाप वापस आ गए, ठीक है। और उन्होंने वापस अपनी कार बनाई और वो मार्केट में उन्होंने थोड़ा चेंज करके गया और टाटा ने अपना बहुत बड़ी पकड़ बनाई और टाटा मोटर्स उसमें बहुत बड़ा। फिर उन्होंने, जब फोर्ड कंपनी को कोई नहीं खरीद रहा था, उन्होंने जाके उसी को खरीदा। तो एक बहुत बड़ी, और उसी CEO से खरीदा जिसने ये कमेंट किया था। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप इंडियंस को चैलेंज नहीं कर सकते, आप इंडियंस को चैलेंज नहीं कर सकते। और रतन टाटा ने हर वक्त इस चीज़ को प्रूव किया कि हम कर सकते हैं अगर हम चाहें। हमको अलवर वाले महाराजा ने भी तो वो रॉल्स रॉयल कार को दे दिया था, वो हाँ कचरे में लगा दी थी, 4 गाड़ियाँ, फिर वो कंपनी सॉरी मांगने आई थी। पहले तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो इंडियंस है ना, हम लोग कहते नहीं है, हम सीधा एक्शन करते हैं। रतन टाटा को बहुत बुरा लगा था कि आपने बोल दिया लाइक दैट, हमारे ब्रिटिश राज में कहते हैं इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो अब तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा रहे हैं, डॉग्स भी जा रहे हैं और इंडियन ही जा रहे हैं, लीड भी वही कर रहे हैं। तो वक्त किसी को कुछ भी दिखा सकता है, वो भले ही इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन है, हम तो इससे खुश हैं तो इंडियन ही ना, इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, खून तो वही है, बस वही चीज़ है। तो वक्त है, रतन टाटा ने तो ये हर जगह किया है। उनको जब बोला गया फोर्ड की CEO ने, उन्होंने कुछ नहीं कहा और उनको जो कमेंट था वो चुपचाप वापस आ गए। उन्होंने वापस उस कार के ऊपर वर्कआउट किया और उस कार के बाद में उन्होंने सेटअप किया। और जब फोर्ड कंपनी बर्बाद हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं था, तब उन्होंने जाके खरीदा और उन्होंने बोला वी इंडियंस आर वेरी मच इंटेलिजेंट, यू नीड नॉट टू टीच अस। दैट इज़ द वर्ड्स ऑफ हिम, दैट्स वाई ही इज़ अ बेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट वो बढ़िया है कि उसने हर जगह अपने आप को एज ए इंडियन रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही इन्फोसिस के हैं,
नारायण मूर्ति सर, अपने आप को इंडियन प्रेसिडेंट, विप्रो के अजीम प्रेम जी को गल्फ कंट्री ने बोला है कि ताज मुस्लिम का कोई अवार्ड होता है कि हम आपको दे दें, तो उनको बोला कि आप आइए, तो कि मैं अवार्ड लेने ज़रूर आऊँगा पर मैं एज ए मुस्लिम नहीं आऊँगा, मैं हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव, मैं अगर आप मेरे को हिंदुस्तानी बना करके दे रहे हो तो मैं लेता हूँ। तो कि वो तो हम नहीं दे सकते कि मुझे आपका अवार्ड नहीं चाहिए। ये हमारे नेता थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनको हम कहते बुरे भी हैं पर इन्होंने अपने आप को प्रूव किया इंटरनेशनल। हमारी बात कौन सुनता है, इनकी बात तो सब सुनते हैं। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात बोलो, पाकिस्तान का उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान, आप इधर आ जाइए। उनके लिए भी बहुत ऑफर था आप इधर आ जाइए, वो कि नहीं मेरे को हिंदुस्तान है तो मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूँगा। तो एक चीज़ें अच्छी भी है और बुरी भी है, तो ये चीज़ें इसके अंदर है। इन्फोसिस कंपनी ने बाहर अपने बहुत सारे प्लांट्स खरीदे, टाटा मोटर्स ने बहुत सारे खरीदे, टाटा स्टील के बहुत सारे प्लांट्स हैं, एशियन पेंट्स ने अपने किए, बहुत सारी एक लंबी लाइन है जहाँ पे जिन्होंने बाहर जाकर के अपने प्लांट सेटअप किए। कहीं ना कहीं वहाँ की कंपनीज भी यहाँ आई तो उन्होंने किया, तो हमारी कंपनी ने भी किया है। हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो ग्लोबलाइजेशन से ही हो पाया और अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। और एक है कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए सेज और ईपीजेड जैसे मॉडल को यूज किया। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स। सेज मॉडल और ईपीजेड मॉडल हमने लिया था चाइना से। ये 1991 में जब हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था सेज मॉडल को हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। आपको पता है एनसीआर एरियाज़ में सेज वगैरह सेटअप है। जोधपुर के अंदर भी आप रिको सेंटर में चले जाओ तो सेज एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लैंड आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि आप अपनी एक्सपोर्ट कर सको। और इस एरिया को फॉरेन टेरिटरी की तरह ही चूज किया देखा जाता है और उसकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग, इवन टैक्स में बेनिफिट होता है, आपकी लाइट्स में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट से, ताकि छोटी छोटी यूनिट भी आगे बढ़ सके। ये मॉडल हमने लिया था चाइना से, जिन्होंने 1980 में, मैं बोलती हूँ ना 1980 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ये उसी का मॉडल था और हमने इनको बाद में किया। तो चाइना का ये भी देने के सेज और ईपीजेड जैसा मॉडल भी हम उनसे लेके आए। इंडिया में ये मॉडल सक्सेस रहा है सर, बहुत सक्सेसफुल रहा। सीतापुरा में बना था जो सबसे पहले। ठीक है, लेकिन एक इधर ये जो नीम राना का तो सर प्रोजेक्ट ही अलग है। नीम राना का तो जापान का प्रोजेक्ट है। महिंद्रा सेज तो मेरे को सर ये मेरे को नहीं पता। मैं बाकी सेज मॉडल तो हर जगह बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। विजिट करने गया था, वहाँ का तो मामला मेरे समझ में नहीं आया कि भाई सेज के नाम से काफी पैसा बर्बाद हुआ था। हाँ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में। हाँ, लेकिन वहाँ मतलब मुझे कहीं कोई ऐसी पकड़ी नहीं मिली कि जहाँ आप सीतापुरा में जाना सर। राजस्थान में पहला सेज जो बना था वो सीतापुरा में बना था। मैंने बुक में पढ़ा, मैंने कभी विजिट नहीं किया पर मुझे पता है। जोधपुर के अंदर सेज एरिया है, मैं वहाँ पे भी नहीं गई हूँ कभी, इतना यूँ लगा ही नहीं कि जाना चाहिए, पढ़ लिए बस। जयपुर का सर पहला सेज जो था वो यहीं पे था। सीतापुरा वाला वो तो है, लेकिन इसको मैंने महिंद्रा का में भी हो सकता है सर, इंडियन गवर्नमेंट का ना हो। आधुनिक बनाया उन्होंने, सारी फैसिलिटी देने की कोशिश करी, लेटेस्ट जितनी फैसिलिटीज है, लेकिन आज की डेट पे तो अभी तक कोई उसका एक रीजन है कि केवल हाईवे के थ्रू ही कनेक्ट होता है और हाईवे पे क्या है कि सारे व्हीकल पे ना रश और जाम लगते हैं और तो मैंने जितना लगाया था ना जो अल्टरनेट रास्ता ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होगा तो फिर कैसे? हाँ, वो है मेन। वो हो सकता है। रोड ये तो सारा अगले 50 साल का ट्रैफिक सोच के चलना पड़ता है। बहुत। आज जाम लगते हैं 5-5 किलोमीटर तो फिर वो तो फिर सक्सेसफुल ही नहीं होगा क्योंकि सर वो, लेकिन कोई बहुत पैसा लगाया उन्होंने और मतलब सर वो अच्छा लगता है। जोन भी है, कारण है पानी की बहुत कमी है वहाँ, पानी का जोन। ओके, वो एरिया बहुत जबरदस्त पानी की कमी है। अच्छा हो सकता है सर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब सेट किया ना लैंड एरिया को, क्या है, अब उसको दुख होता है कभी हम देखते हैं ना कि वो काफी दिनों से कोई उपयोग नहीं आई बिल्डिंग, तो वो धीरे धीरे वो डिटोरेशन की तरफ जा रही है सर। अब उसका तो अब अपन वैसे सोचते हैं कि हम भी सारे से सक्सेसफुल नहीं हुए, ये मुझे पता है। इंडिया में इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ऐसा लगता है ना कि मेरा ही तो पैसा है जो इस साल टैक्स के दिए थे 3-3.5 लाख रुपए। सर अब ये आपका पैसा है, आम जनता का पैसा है, उसका क्या कर सकते हैं। बट हाँ, बेनिफिट हुए हैं ग्लोबलाइजेशन का, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। मॉडल्स सर लिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए कहीं पे सक्सेसफुल होता है, कहीं पे नहीं होता है। हो सकता है अपने 100 में से 5-10 जो देखने को अनसक्सेसफुल
हाँ वही चीज़। हमें तो ये समझ में आया है कि भविष्य में वही जो है ना ग्लोबल लीड करेगा कंट्री जो एनवायरनमेंट को सेव करेगा। बिल्कुल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेगा। पूरा यूरोपियन कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर चुकी है 1970s में, और सर ये अब है ना इंडिया में स्कूल लेवल पे अब डाला गया है। 70s में वो फोकस कर चुकी थी, वो हमसे इतना आगे है। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और ये सब करना पड़ेगा। पर सर प्रॉब्लम है ना, हमने कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना दी और पेड़ काट दिए, और वाइल्ड लाइफ को तो हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और आज भी हम जंगल में जो कर रहे हैं ना सर, उसमें हम वो है ना एनिमल्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम टूरिस्ट के लिए कर रहे हैं। और टूरिस्ट की वजह से एनिमल्स का जो लाइफ स्टाइल है वो बिगड़ रही है, और उस वजह से हमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है, उसका नेगेटिव ही मिल रहा है। तो जो मिलना चाहिए था इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि हाँ एशिया में प्रॉब्लम यही है, खासकर हमारे जैसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ से करेंगे। और पूरा वर्ल्ड ये कहता है कि इंडिया के कारण देश पूरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में। एक्चुअल में कार्बन फुटप्रिंट तो वही तो चीज़ है ना, इसी पे तो डिबेट होता है इंटरनेशनल लेवल पे कि आप जितना करते हो उसका हम 1% भी नहीं करते बड़े लेवल पे। जैसे अभी दीपावली पे हाँ बिल्कुल यूएस और यूके कर रहा है बहुत ज़्यादा, खुद पॉल्यूशन। बट वो क्या है ना सर, उनका वो दिखता नहीं है, अपना दिखता है, अपना दिल्ली दिखता है। आप मुंबई के एयरपोर्ट में उतरोगे, धारावी जैसी झपड़पट्टियाँ दिखती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब उतरते हो तो वो एक गलत इम्पैक्ट डालती है, इंडिया इज़ अ डर्टी एंड मर्डी प्लेस। तो वो जो है ना गलत इम्पैक्ट है, तो उससे उनके यहाँ तो सारा, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन कम है तो एग्रीकल्चर लेवल लैंड एरिया फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, वो कर भी रहे हैं ना, तो उनका दिख नहीं रहा है, और वो डेटाज में दिखता है। और इंटरनेशनल लेवल पे जब सारी नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो यूएन का इसलिए पलटा मार रही है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ा फाइनेंसर है, और जो फाइनेंसर है उसको कितना आप करोगे, टॉप फाइनेंसर को आप दबा ही नहीं सकते। तो एक ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।